The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। किसान आंदोलन में आज क्या हुआ, मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और एक गैंगस्टर जिसने यूपी में अपराध किए उसे कैप्टन अमरिंदर की सरकार यूपी को देने से मना कैसे और क्यों कर रही है, इन सवालों के जवाब टटोलेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। এলাকার বদনাম না বল। ওই তো আগামী 7 দিনের মধ্যে অরিন্দম ভট্টাচার্য তুমি শান্তি। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का है। जिले की शांतिपुर सीट से विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई। दीवार पर लिखा गया कि अगर 7 दिन के अंदर शांतिपुर नहीं छोड़ा तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। तृणमूल कांग्रेस से विधायक बने अरिंदम अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इस धमकी के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। आरोप लगाया कि 1 महीने पहले भी उन्हें धमकी मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये बार बार कह चुके हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास है। सत्ताधारी दल के खिलाफ जो खड़ा हुआ उसे राज्य और पार्टियों की दोनों तरह की हिंसा को झेलना पड़ा है। ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि किसी नेता या पार्टी के साथ हिंसा ना हो, और सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल भी ना हो कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहा है। इस हिंसा की आशंका को देखते हुए ही आज भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने भी मांग की कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में मुकम्मल ढंग से शांति व्यवस्था और चुनाव हो। यह था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली सुर्खी जुड़ी है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से। महीने भर से मध्य प्रदेश की जेल में बंद मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट अभी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई करेगा और अंतिम फैसला आने तक मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए क्या कहा, यूपी में दर्ज केस पर क्या कहा, इस पर आएंगे। लेकिन पहले मुनव्वर फारूकी का पूरा मामला समझ लेते हैं। मुनव्वर को मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज कराने वाले हैं बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़, जो हिंदू रक्षक संगठन के मुखिया भी हैं। जिला कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन 28 जनवरी को हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट में फारूकी के वकील ने कहा था कि कोई वीडियो सबूत ऐसा नहीं है जिससे आरोप साबित हो, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य ने फैसले में कहा था कि जब्त सामग्री और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, बेल की वजह नहीं बनती। हाईकोर्ट में बात नहीं बनी तो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और BR गवई की बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मुनव्वर फारूकी के वकील थे सौरभ कृपाल। जमानत के साथ साथ याचिका में यह भी मांग थी कि इंदौर में दर्ज FIR रद्द हो। सौरभ कृपाल ने कहा कि फारूकी को बिना वजह सताया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के दौरान अरनेश कुमार केस की गाइडलाइंस फॉलो की गई थी। यहां रुककर अरनेश कुमार केस समझ लीजिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। केस ये था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अरनेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो फैसले में कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि केस दर्ज होते ही पुलिस को सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, पहले अपने स्तर पर जांच कर आश्वस्त होना चाहिए कि गिरफ्तारी जरूरी है क्या। अगर पुलिस को लगे कि गिरफ्तार नहीं किया तो आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अपराध कर सकता है, गवाहों को धमकी या प्रलोभन दे सकता है, तभी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2014 के इसी फैसले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR अस्पष्ट है, गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
और इसी आधार पर कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दी। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भेजा। नोटिस के जवाब के बाद जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही यूपी में दर्ज एक केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को जवाब में कहा कि राजीव की हत्या के मामले में सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को रिहा करने के मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपना जवाब सौंप दिया है। इसमें राज्यपाल ने कहा कि किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कौन था इस मानव बम के पीछे? हम सब जानते हैं कि इसके पीछे श्रीलंका के चरमपंथी संगठन लिट्टे का हाथ था। इस मामले में 7 लोग सजा काट रहे हैं। इनमें से ही एक एजी पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए अपील की थी कि राज्य सरकार ने उनकी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने फैसला नहीं लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राज्यपाल से पूछा था कि सजा को कम करने का फैसला कौन लेगा। तो गेंद अब एक तरह से केंद्र के पाले में आ गई, क्योंकि राज्यपाल ने कह दिया कि राष्ट्रपति। तमिलनाडु में चुनाव करीब है। मोदी सरकार कतई नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी किसी भी तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार बने, खासकर ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर तमिलनाडु में कई लोग काफी भावुक हैं। आखिरी सुर्खी रिजर्व बैंक से है। आज गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले 2 महीनों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी की। मतलब देश की मौद्रिक नीति क्या होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव ना किया जाना। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जो आरबीआई बैंकों के जमा पर उनको अदा करता है। और यही 2 दरें तय करती हैं कि बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा रहेगा और किस तरह से रहेगा, और इनसे ही वो ब्याज दरें निर्धारित होती हैं जो आप होम या ऑटो या दूसरे लोन पर चुकाते हैं। अभी के लिए आरबीआई ने इन दोनों ही ब्याज दरों को पहले सरीखा रखा है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बना रहेगा। 2 महीने बाद फिर समीक्षा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सब्जी की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6% नीचे चला गया है। मतलब महंगाई घटी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 10.5% होगी। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उन्हें विस्तार से समझने के लिए आप आज लल्लन टॉप पर हमारा जो रोजाना का कार्यक्रम है आर्थिक समाचारों से जुड़ा खर्चा पानी, उसे जरूर देखें। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद लगा था कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया। संयुक्त किसान मोर्चा भी बैकफुट पर था। संसद मार्च रद्द कर दिया गया था। ये सब बातें सरकार के पक्ष में जा रही थी, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को जैसे दोबारा मजबूती दे दी हो। एक नए किस्म की जातीय और सामूहिक गोलबंदी होने लगी। फोकस एरिया भी सिंघू बॉर्डर से खिसक कर गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया और मोबिलाइजेशन पंजाब के बजाय वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में ज़्यादा दिखने लगा। यानी आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया। अब कल एक बार फिर किसान संगठन अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम रखा है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रास्ते रोके जाएंगे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी और उत्तराखंड में भी किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, सुनिए। कि कल 6 फरवरी की बात हो रही वो है, तो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं नहीं कुछ नहीं ना हमारा क्या संदेश देना चाहिए? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। राकेश टिकैत के आह्वान के बाद अब महापंचायतों का दौर भी थम नहीं रहा। यूपी के शामली में आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने महापंचायत की। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महापंचायत की, जिसमें हजारों लोग जुटे। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। इन तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। आपने गौर किया, जो किसान आंदोलन पहले पूरी तरह से अपने आप को गैर राजनीतिक बता रहा था,
अब उसमें राजनेता खुलकर जुड़ गए हैं और आंदोलन को भी इससे परहेज नहीं है। कहीं पर राष्ट्रीय लोकदल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर दूसरे दल है। धरना प्रदर्शनों के अलावा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार से जवाबदेही और कहां की जाए? संसद में। आज संसद में सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच फिर टकराव दिखा। आज सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र समेत कई विपक्षी सांसदों ने सरकार की आलोचना की। विपक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और कानून रद्द करने की मांग की। संजय राउत ने तो यह भी कहा कि जो सरकार की निंदा करता है उसे बदनाम कर दिया जाता है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है। वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। आज हमारा बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में क्या पहचान बना लिया? वी हैव बिकम द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रथम नंबर है हमारा। किसी और का हो समझ में आता है। बेहतर होगा कि सरकार जागे। ये सदन अवसर दे रहा है, संसद का सत्र है स्थिति सुधारने का। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए आज खुद कृषि मंत्री राज्यसभा में मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष को चैलेंज किया कि कृषि कानून में कमी निकालकर दिखाएं। ये भी कहा कि संशोधन करने का मतलब ये नहीं है कि कृषि कानून सही नहीं है। उन्होंने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। वही बात जो प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कृषि कानूनों को लेकर कह चुके हैं। ये तो हुई राज्यसभा की बात। लोकसभा में आज फिर विपक्ष ने हंगामा किया और इसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। ये बहुत तकलीफदेह है। एक सदन के एक हिस्से में बहस हो रही है और दूसरे में सिर्फ हंगामा हो रहा है। इस आंदोलन को लेकर एक और बात आ रही है। मीडिया रप्टों के मुताबिक पंजाब सरकार आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैकडोर से सुलह की कोशिश में जुटी है।
पंजाब सरकार के कुछ बड़े अधिकारी दिल्ली में हैं जो किसानों और केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए हैं। सुलह के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। बात यहाँ ये समझने वाली है कि जब पूरी कांग्रेस बिल वापसी की मांग को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है तो पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार क्यों सुलह कराना चाहती है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सरकार को ये चिंता है कि अगर किसानों को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने इस झगड़े को जल्दी सुलझाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि लंबे नेगोशिएशन में उलझने के बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उससे सीखना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान था कि पाकिस्तान से खतरे को हल्के में नहीं आंका जा सकता, गुस्से को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पता है पाकिस्तान से कितने ड्रोन, कितने हथियार और गोला बारूद की तस्करी हो रही है। इस गुस्से का गलत फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए चीजें हाथ से निकलें उससे पहले हमें इस झगड़े को सुलझाना पड़ेगा। अखबारी रपटों के मुताबिक गणतंत्र दिवस वाली घटना के बाद पंजाब सरकार को डर था कि अगर उस नोट पर आंदोलन को खत्म कर दिया गया तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आंदोलन में जान फूंक दी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की तरफ से यह फॉर्मूला दिया जा रहा है कि 1.5 साल के बजाय कृषि कानूनों को 3 साल के लिए मुलतवी किया जाए। इसी बात पर दोनों पक्षों के साथ पंजाब सरकार के नुमाइंदों की बात चल रही है, ऐसी जानकारी है। माना यह भी जा रहा है कि गणतंत्र दिवस वाली हिंसा में भी ऐसे ही संगठनों का हाथ था जो किसानों के गुस्से का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस वाली हिंसा में शामिल लोगों की आज दिल्ली पुलिस ने फोटो जारी की। वीडियो देखिए। ये वो चेहरे हैं जिनके वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल होने की शिनाख्त की। किसान आंदोलन पर आज प्रमुख अपडेट इतने ही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बात होगी क्यूरियस केस ऑफ मुख्तार अंसारी की। बड़ी खबर के पहले हिस्से की तरह यह भी पंजाब से जुड़ा मामला है। पंजाब सरकार ने आज सूबे की रोपड़ जेल में बंद यूपी की मऊ सीट से विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी। हलफनामे में जेल अधीक्षक के हवाले से कहा गया कि मुख्तार अंसारी कथित तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पीठ दर्द और स्किन एलर्जी से पीड़ित है। पंजाब सरकार पहले भी कई बार मुख्तार को यूपी भेजने से मना कर चुकी है, जिसके बाद यूपी सरकार ने लंबित मुकदमों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और मुख्तार की कस्टडी मांगी थी। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी से इस पर जवाब मांगा था और साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी। यूपी सरकार की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि वो चिकित्सकों की राय के अनुसार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्व कल्पित साजिश नहीं थी। हलफनामे में यह भी कहा गया कि यूपी की रिट याचिका विचार के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को करेगा। ये तो कोर्ट का अपडेट हो गया। अब समझते हैं कि ये मामला आखिर कोर्ट में पहुंचा कैसे। यूपी में मुख्तार पर मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में 38 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमों के अलावा मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट भी खुली है। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, तो फिर पंजाब की जेल में क्या कर रहे हैं? इस जवाब के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी नाम के अपराधी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड में आरोपी था। उस समय मुन्ना बजरंगी को मुख्तार का खास शूटर माना जाता था। हालांकि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद अंसारी परिवार ने मुख्तार की जान को खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। लखनऊ और गाजीपुर में इस तरह की बातें भी चलती हैं कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद ही मुख्तार को पंजाब शिफ्ट करने का प्लान बना। ये तो आपने जो बातें कही जा रही हैं वो सुन ली। अब थोड़ा तथ्य जान लीजिए। पंजाब और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट का काम करने वाले होमलैंड ग्रुप के सीईओ ने मोहाली पुलिस को शिकायत दी कि 9 जनवरी 2019 को उनसे 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम यूपी का कोई अंसारी बताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी बनाया बांदा के पते पर रहने वाले अंसारी को। मुख्तार अंसारी उस समय बांदा की जेल में बंद था। पंजाब पुलिस केस दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर प्रोडक्शन वारंट लेकर बांदा पहुंची और मुख्तार को ले आई और तब से मुख्तार रोपड़ जेल में बंद है। जब यूपी पुलिस मुख्तार की कस्टडी मांगती है तो पंजाब सरकार ये कहते हुए मना कर देती है कि स्वास्थ्य कारणों से मुख्तार को यात्रा करने से मना किया गया है। इधर बीजेपी का कहना है कि पंजाब सरकार जानबूझकर मुख्तार को संरक्षण दे रही है, यूपी नहीं भेज रही। 2 फरवरी को गाजीपुर से बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका रॉय
उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि आपने और आपकी सरकार ने मेरे पति के हत्यारे मुख्तार और उसके बेटे को राज्य अतिथि के रूप में शरण दे रखी है। अलका रॉय ने प्रियंका से पूछा कि आपकी सरकार द्वारा हत्यारे को क्यों बचाया जा रहा है। अलका कई बार मुख्तार को लेकर प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख चुकी हैं। अलका राय बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी हैं, बीजेपी की नेता हैं, विधायक हैं, ये मैंने आपको बताया। कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। हालांकि 2019 में दिल्ली की अदालत ने मुख्तार और 6 अन्य लोगों को इस मामले से बरी कर दिया था। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ सकारात्मक बात। आज बात खेती की। ये वीडियो देखिए ध्यान से। एक ही पेड़ पर आपको बैंगन भी दिखेगा और टमाटर भी। वीडियो बनारस के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है, जहां ग्राफ्टिंग विधि द्वारा एक ही पौधे में 2 सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस तरह के अभिनव प्रयोग हमारे किसानों के लिए, हमारी सरकार के लिए भी प्रेरणादायी हो सकते हैं। भारत में इस तरह की कई तकनीकी पुरखों के ज़माने से हैं। सरकार को चाहिए कि इन्हें सहेज कर बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि असल में किसानों का हित हो। और सबसे आखिरी में वो अपील जो पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं। आज आपसे 2 अपील हैं। पहली, ऑर्डिनरी शो देखिए। इसके लिए आपको ऑर्डिनरी के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जाना होगा। एक छोटा सा हिस्सा हम आपको यहीं दिखा देते हैं। 2 रोज पहले की बात है। सुबह अचानक मेरी जल्दी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा बाहर टहलाती हूँ। बाहर निकली तो देखा, कुछ कदम चली तो देखा कि पास के मैदान के बाहर कुछ बच्चे सोए हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए बच्चे पतले पतले कंबल ओढ़े सो रहे थे। मैं एक पल के लिए रुकी, उनकी हालत के बारे में सोचा, दुख हुआ। लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं भी आगे चल दी और टहलते हुए घर लौट आई। हमारे और आपके सामने रोजाना ऐसे कितने बच्चे आते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता, कोई घर नहीं होता, और अगर माँ बाप होते भी हैं तो वो ठीक से अपने बच्चों को पाल नहीं पाते। ये बच्चे भीख मांग कर किसी तरह गुजारा करते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को रहने के लिए छत मिलती है शेल्टर होम की शक्ल में। कुछ शेल्टर होम सरकारी होते हैं तो कुछ को एनजीओ चलाते हैं। लेकिन कई बार इन शेल्टर होम्स में भी बच्चों के साथ गलत होता है। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती, उल्टा उनका उत्पीड़न होता है। आए दिन ऐसे मामले आते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसी तरह के 2 शेल्टर होम से जुड़े हुए हैं। दोनों राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहे थे। झलकी देख ली। पूरा शो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। दूसरी सूचना, ललन टॉप की अगली डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी है। आपने फार्मर प्रोटेस्ट पर हमारी डॉक्यूमेंट्री देखी, अब गुजरात से हमारी डॉक्यूमेंट्री देखिए। हमने गुजरात जाकर कच्छ का रण देखा। हमने वो इलाका देखा जो अब से ठीक 20 बरस पहले भूकंप के चलते थर्रा गया था, भुज का इलाका। हमने जब कच्छ का रण देखा तो हैरान हुए, लेकिन उस हैरानी में खुशी का भाव, हसरत का भाव ज़्यादा था 20 बरस के बाद। हम वहाँ की ज़िंदगी की कुछ तस्वीरें आपके लिए सहेज कर लाए हैं। 7 फरवरी को शाम 6 बजे हम इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ललन टॉप की वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करेंगे। तो तारीख का गोदना चाहे तो बना सकते हैं। टीजर अभी देख लीजिए। चलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीकेंड का अच्छा इस्तेमाल करिए। कुछ मित्रों के साथ समय बिताइए, कुछ किताबों के साथ, और अगर मुमकिन हो तो अलसी का लड्डू खा लीजिए। हमको बहुत प्रिय है, हमको प्रिय, हमें लगा आपको भी बता दें। शुभ रात्रि। हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी ललन टॉप पहुंचा हुआ है रन ऑफ कच्छ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द,
अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक